देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। श्री अन्न कॉन्फ्रेंस में दिए गए अभिभाषण की सीएम योगी ने की सराहना। प्रधानमंत्री ने अथक प्रयासों से पूरे विश्व में मोटे अनाजों की पहचान मिल रही है। सीएम ने दोहराया संकल्प, सीएम ने दी शुभकामनाएं। ट्वीट कर कहा, बाबा केदार से आपके आरोग्यपूर्ण एवं दीर्घायु जीवन की करता हूं कामना। सीएम धामी ने की रामनगर में होने वाली G20 बैठक की व्यवस्थाओं की समीक्षा। अधिकारियों को सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूर्ण करने के दिए निर्देश। नेशनल हाईवे किनारे अतिक्रमण हटाने को लेकर बवाल। धारा 144 लागू, पूर्व विधायक ठुकराल समेत कई को हिरासत में लिया। बदला मौसम का मिजाज, फसलों को नुकसान। अगले 3 दिनों तक बारिश के साथ आंधी और ओलावृष्टि के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं अवंतिका अवस्थी। बात करते हैं उत्तराखंड के खबरों की। खबर हल्द्वानी से है, जहां विधानसभा का बजट सत्र समाप्त होने के बाद हल्द्वानी पहुंचे विधायक सुमित हृदय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। सुमित हृदय ने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष के विधायकों के साथ पक्षपात किया गया। विधानसभा अध्यक्ष ने नियमों के विरुद्ध विपक्ष के विधायकों को निलंबित किया। विपक्ष के विधायकों की मांग है कि प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में सड़कों का बुरा हाल है। सरकार ने 70,000 करोड़ का बजट पेश किया, जिसमें विकास के लिए केवल 10.5% ही रखा गया है। ये चिट्ठी उस समय सांसद थे, आज वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने मनमोहन सिंह जी को लिखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि ओपीएस को बहाल करा जाए। आज वही वो मुझसे जिसकी शिकायत मैंने सम्मानित एक रही है विपक्ष की। सत्ता पक्ष के लोग और केंद्र में बैठे लोग ये सोच रहे होंगे कि नाटू को जो ऑस्कर भी मिला है वो मोदी जी की वजह से मिला। तो इसलिए ये तो दिखावे की बातें हैं। आपके राज्य का कर्ज उस स्तर पे पहुंच गया है, आय के स्रोत लगातार खत्म होते जा रहे हैं। अधिकृत राजस्व जैसे हमारी गौला नदी से मिलता है, उस गौला नदी को समाप्त करने का प्रयास करा जा रहा है। समतलीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। भ्रष्टाचार, भय का वातावरण पूरे प्रदेश में और लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं कैसे ध्वस्त हो रही हैं। लगातार ऐसा लगा कि पीठ पक्षपात कर रहा है राज्य सरकार के साथ मिलकर। सत्र लंबा ना चले, विपक्ष के विधायक सवाल ज़्यादा ना पूछे, ऐसा मुझे लग रहा था। प्रायोजित ये था, मैंने ओपीएस का विषय उठाया, उसमें चिट्ठी दिखाई जो योगी आदित्यनाथ जी जब सांसद थे उन्होंने मनमोहन सिंह जी को लिखी थी कि ओपीएस लागू हो। क्योंकि मैंने ये चिट्ठी दिखाई, DIPR की वेबसाइट से मेरा वक्तव्य गायब कर दिया गया। डोईवाला विधायक ब्रजभूषण गौरेला ने धामी सरकार की ओर से सदन में पेश किए गए 77,407 करोड़ से अधिक बजट की जमकर सराहना की है। उनका कहना है कि सरकार ने इस बजट के माध्यम से हर वर्ग को लाभान्वित किया है। बजट के माध्यम से सरकार ने पलायन को भी रोकने का प्रयास किया है। अगर रबड़ टूट गई ना, वो सीधे नीचे गिरे ये बड़ा के जो ये बजट पेश किया गया है, ये बहुत ही अच्छा बजट जिसे कहते हैं। मतलब ये मैं कहूँगा कि ये हिमालय क्षेत्र के रहने वाले हों, मध्य हिमालय क्षेत्र के रहने वाले हों, तराई भाबर के रहने वाले निवासी हैं, उन सबके सर्वांगीण विकास के लिए इस बजट में व्यवस्था की गई है। समाज के हर वर्ग, जाति, क्षेत्र के विकास, समग्र कैसा विकास होना है, इस बजट में व्यवस्था की गई है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय देहरादून में रामनगर में होने वाली G20 बैठक की समीक्षा की और व्यवस्थाएं समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। आयोजन की व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की कोई कमी न रहे, यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू और शासन के उच्चाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयुक्त कुमाऊं और जिला अधिकारी उद्यम सिंह नगर व नैनीताल भी बैठक से जुड़े रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पर्यटन एवं जैव विविधता से पूरे विश्व को परिचित कराने का भी यह अवसर है। इसके लिए सभी स्तरों पर बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। जिलाधिकारी उद्यम सिंह नगर एवं नैनीताल को उन्होंने निर्देश दिए कि पंतनगर से रामनगर तक के सड़क मार्ग को सुव्यवस्थित किया जाए। सड़कों की मरम्मत के साथ मार्ग के आसपास के क्षेत्रों में सफाई, सुरक्षा एवं सौंदर्यीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाए। मसूरी 6 वर्ष पूर्व पुरोला निवासी एक युवती का शव चुना खाले में जंगल में एक पेड़ से लटकता मिला था, जिसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। चेहरा पहचान में आए युवती के चेहरे को झुलसाकर पेड़ से लटका दिया गया, जिसमें 9 लोगों के शामिल होने की पुष्टि हुई थी, जिनमें से 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन 2 अभी भी फरार चल रहे थे, जिसमें से एक इनामी बदमाश को पुलिस द्वारा बिहार सीतामढ़ी नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बारे में जानकारी देते हुए कोतवाल DS कोहली ने बताया कि पुलिस की टीम लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही थी। मुखबिर की सूचना पर एक इनामी बदमाश को पुलिस ने बिहार सीतामढ़ी से गिरफ्तार कर लिया, जिसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। कोई मेडिकल करने को तैयार नहीं था। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में JEE और पटवारी पेपर लीक मामले में SIT द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। कई आरोपियों को SIT ने गिरफ्तार कर लिया है। JEE पेपर लीक मामले में SIT ने 19वीं गिरफ्तारी की है, जिसमें SIT द्वारा IAS कोचिंग एकेडमी के नाम से रुद्रपुर उद्यम सिंह नगर में कोचिंग सेंटर चलाने वाले दीपेंद्र पवार को गिरफ्तार किया है, जो मुख्य आरोपी संजय धारीवाल के साथ मिलकर लाखों रुपए की धनराशि अपने परिचितों के खाते में मंगवाकर भर्ती परीक्षा पेपर लीक में शामिल था। SIT द्वारा JEE और पटवारी पेपर लीक मामले में 25 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाई गई है। इस मामले में कनखल थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। हरिद्वार द्वारा JEE परीक्षा प्रश्न पत्र लीक और पटवारी परीक्षा लीक में जो है विवेचना की जा रही थी। इसमें पूर्व में 35 अभियुक्तों की गिरफ्तारी इसमें विभिन्न परीक्षाओं दोनों परीक्षाओं में की जा चुकी है। साथ ही साथ इसमें एक नई गिरफ्तारी JEE परीक्षा में लिखी गई, जिसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट का संचालक जो रुद्रपुर का निवासी IAS कोचिंग एकेडमी चला रहा था, दीपक पवार, इसकी गिरफ्तारी की गई है। समस्त साक्ष्यों के आधार पर यह व्यक्ति खुद भी विभिन्न छात्रों से इसने जो है अपने विभिन्न अकाउंट में पैसे लिए थे। साथ ही साथ खुद भी परीक्षा के लिए बिहारीगढ़ एक रिजॉर्ट में पूर्व में आया था, परीक्षा से पूर्व में आया था। समस्त साक्ष्यों के आधार पर इसकी गिरफ्तारी की गई है। खबर हल्द्वानी से है, जहां सुभाष नगर क्षेत्र में पुलिस ने घर से चल रहे शराब के बड़े गोदाम को पकड़ा है। जानकारी मिलने के बाद पुलिस टीम के साथ सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह भी मौके पर पहुंची। चेकिंग करने पर 2 घरों के कमरों से पुलिस ने भारी मात्रा में अलग अलग ब्रांड की शराब बरामद की है। बताया जा रहा है कि जब पुलिस मौके पर पहुंची, उससे पहले ही शराब तस्कर कमरा बंद कर वहां से फरार हो गए, जिसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने दोनों कमरों को खुलवाया। इन कमरों में शराब को स्टॉक कर होम डिलीवरी की जाती थी। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट ने कमरे से टैक्सी स्टैंड, पार्किंग की कई बुकें भी बरामद की हैं, जिसकी जांच की जा रही है।
112 पे पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक किसी कमरे में जो है वो अवैध रूप से शराब की बिक्री की जा रही है, वहाँ से उसकी खरीद फरोख्त होती है। तो इसको लेकर आज पुलिस और मैं भी मौजूद हूँ प्रशासन के रूप में और हमारी आबकारी की टीम भी है। एक जब संयुक्त छापेमारी की गई तो यहाँ पर काफ़ी मात्रा में बोतलें बरामद हो गई हैं और इसमें जो हमारी आगे की कार्रवाई है वो की जा रही है। खबर हल्द्वानी से है, जहां रामनगर में 28 से 30 मार्च तक होने वाले G20 समिट की तैयारियां तेजी से की जा रही है। वहीं कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत खुद इस समिट की तैयारियों को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने बताया कि पंतनगर एयरपोर्ट से रामनगर के डिकुली तक सभी विभागों के बीच सामंजस्य के तहत कार्य कराया जा रहा है। PWD और NHI की सड़कों को जल्द सही कराने के निर्देश दिए गए हैं, जिस पर त्वरित गति से कार्य भी चल रहा है। इसके अलावा विदेशी मेहमानों को उत्तराखंड की संस्कृति से रूबरू कराने के लिए इस रूट में पड़ने वाली सभी सरकारी दीवारों को उत्तराखंड के कल्चर से पेंटिंग की गई है। हमें ऐसा भगा ऐसा दौड़ाया उसमें कोई बात नहीं, हम जानते हैं हरवीर जी ने हमसे कहा कि नहीं, अब तो कमर्शियल है सर, वो सुनेंगे। पंकज भी कोर्ट में आया है लेकिन हाईकोर्ट के कारण सर ये सुनवाई नहीं हो रही होगी क्योंकि वहाँ पे अभी काम हो रहा है क्या? नहीं, अभी तो उन्होंने रोक रखा है। तो अभी हो नहीं रहा है तो दस्तखत के आदेश तभी होंगे जब भी माननीय न्यायालय से निस्तारित हो जाए। उसके रहते हुए तय काम अभी तो नहीं कर रहे। तो काम हुआ, उसके बाद हमने मैडम को भी अवगत कराया था। कब की बात? ये सब 2019 से 7-5 के साथ 19 में तो विकास अधिकारी मनोज अधिकारी जेई तो सीली है ये तो साहब हमें ऐसा भगा ऐसा दौड़ाया उसमें कोई बात नहीं, हम जानते हैं हरवीर जी ने हमसे कहा कि नहीं, अब तो कमर्शियल है सर, वो सुनेंगे। पंकज भी कोर्ट में आया है लेकिन हाईकोर्ट के कारण सर ये सुनवाई नहीं हो रही होगी क्योंकि वहाँ पे अभी काम हो रहा है क्या? नहीं, अभी तो उन्होंने रोक रखा है। तो अभी हो नहीं रहा है तो दस्तखत के आदेश तभी होंगे जब भी माननीय न्यायालय से निस्तारित हो जाए। उसके रहते हुए तय काम अभी तो नहीं कर रहे। देखिए G20 का जो रूट है पंतनगर एयरपोर्ट से लेकर ढिकुली तक का, इसमें बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं जिनके बीच तालमेल बिठाते हुए काम किया गया है। इसमें सबसे पहले तो खैर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही है। इसमें एयरपोर्ट को भी एक नया लुक दिया जा रहा है। एक तरीके से उसमें जो जो चीज़ें छूटी हैं वो पूरी कराई जा रही हैं, चाहे उनका अराइवल एरिया हो, वेटिंग एरिया हो, डिपार्चर एरिया हो। उसके बाद जो एयरपोर्ट के बाद की जो रोड्स हैं मटकोटा बैंड तक, मटकोटा के बाद इंदिरा चौक तक, इंदिरा चौक के बाद फिर ये गदरपुर होते हुए गड़प्पू तक और डिकुली तक है। इसमें NHI की रोड्स पे रिसर्फेसिंग, जो मीडियन है, मीडियन में बहुत अच्छी घास लगाई जा रही है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। बात करेंगे रामनगर की, जहां 2 दिवसीय स्वास्थ्य एवं कल्याण में निरंतरता संभावनाएं, समस्याएं एवं चुनौतियों पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। वहीं PNG राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग द्वारा आयोजित किया गया है, जिसमें जिले व बाहर से आए 200 से ज्यादा डेलीगेट्स ने प्रतिभाग किया। इस विषय में जानकारी देते हुए रामनगर PNGPG महाविद्यालय के प्राचार्य MC पांडे ने बताया कि ये सेमिनार स्वास्थ्य व पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए है, उस पर रखी गई है। सस्टेनेबिलिटी इन हेल्थ एंड वेलबींग पर है और ये महाविद्यालय के पिछले 3 सालों के जो सतत प्रयास हैं उसी के आगे एक कदम है। पहले हमने महाविद्यालय में पूरे ग्रीन चैम्पियनशिप प्राप्त करी थी। राष्ट्रीय स्तर पर हमें पुरस्कार मिला था ग्रीन चैम्पियन के रूप में। हमारे पास कल्याण सिंह मैती साहब जो कि पद्मश्री प्राप्त हैं और पर्यावरण प्रोजेक्ट के लिए उनका अतुलनीय योगदान है। उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करते हैं पूरे विश्व में। हमारे पास प्रोफेसर अनिल शर्मा हैं जो कि बरेली से पधारे हुए हैं और उनका वेल बीइंग पर बहुत अच्छा काम है। इसके अलावा कुलदीप साहब मेरठ से आए हुए, ये सभी अतिथि हैं। बहुत सारे महाविद्यालयों के प्राचार्य और विश्वविद्यालयों के आचार्य। ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि इसमें रामनगर में हमारे PNGPG कॉलेज में एक सेमिनार गृह विज्ञान
विभाग की ओर से आयोजित किया जा रहा है। और विशेषकर इस समय सस्टेनेबल जो हमारा जो जिस तरह से हमारे पहाड़ में, हमारे उत्तराखंड में महिलाओं का स्वास्थ्य है और किस तरह से आने वाली संभावनाएं हैं कि इनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए क्या किया जा रहा है। देवभूमि उत्तराखंड में वैसे तो देवताओं का वास है और उनसे जुड़े अनेक धार्मिक मंदिर भी यहाँ पर हैं, जो लोगों की आस्था का प्रतीक है। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ श्रद्धालुओं की अटूट आस्था है और इनका अपना अलग धार्मिक महत्व है। इन्हीं में से एक है आदि बद्री मंदिर। आदि बद्री मंदिर एक प्राचीन मंदिर का एक विशाल समूह एवं बद्रीनाथ मंदिर के अवतारों में से एक है। इस मंदिर का प्राचीन नाम नारायण मठ था। आइए जानते हैं आदि मंदिर के धार्मिक और पौराणिक महत्व के बारे में एक खास रिपोर्ट। आदि बद्री मंदिर कर्णप्रयाग से लगभग 16 किलोमीटर दूर 16 प्राचीन मंदिरों का एक समूह है, लेकिन वर्तमान समय में केवल 16 मंदिर में से 14 ही बचे हैं। आदि बद्री मंदिर का आकार पिरामिड के रूप की तरह है। आदि बद्री मंदिर बद्री क्षेत्र में स्थित सप्तम बद्री मंदिरों में से एक है, जो कि बद्री विशाल या बद्रीनाथ, आदि बद्री, बद्धा बद्री, ध्यान बद्री, अर्धा बद्री, भावीय बद्री और योगिदान बद्री है। इस मंदिर की यह मान्यता है कि आदि बद्री मंदिर भगवान नारायण की तप स्थली थी। इस क्षेत्र में आदि गुरु शंकराचार्य सबसे पहले आए थे। तब से इस स्थान को आदि बद्री कहा जाने लगा। इस पवित्र स्थान के निकट तीर्थ कर्णप्रयाग है, जो कि पंच प्रयागों में से एक धार्मिक प्रयाग है। आदि बद्री मंदिर मुख्य रूप से भगवान विष्णु का मंदिर है तथा मंदिर में भगवान विष्णु की 3 फुट ऊंची मूर्ति की पूजा की जाती है। इस मंदिर में 1 मीटर ऊंची काली शालिग्राम की मूर्ति है। मंदिर प्रांगण में भगवान शालिग्राम अपने चतुर्भुज रूप में खड़े हुए हैं। ये मूर्ति मंदिर के गर्भगृह के अंदर ही स्थित है और इसके निकट ही एक छोटा सा मंदिर भगवान विष्णु की सवारी गरुड़ को समर्पित है। आदि बद्री मंदिर परिसर में अन्य देवी देवताओं यथा भगवान सत्यनारायण, माँ लक्ष्मी, भगवान राम लक्ष्मण सीता, माँ काली, भगवान शिव, माँ गौरी, माँ अन्नपूर्णा, चकभान कुबेर, मूर्ति विहीन भगवान शंकर एवं हनुमान जी के मंदिर भी स्थित हैं। आदि बद्री मंदिर की पूजा थापली गांव के रहने वाले थपलियाल परिवार के पुजारी करते हैं। इस मंदिर के पुजारी 5-6 पीढ़ियों से थपलियाल परिवार के सदस्य ही हैं। आदि बद्री जो है हमारा पंच बद्रियों में से एक बद्री है। इसकी स्थापना जो है 8वीं और 12वीं शताब्दी के पूर्व हुई है। ये इसका जो मुख्य मंदिर है वो है विष्णु भगवान का। इस मंदिर का निर्माण हुआ था तो यहाँ 16 मंदिरों के अवशेष हुआ करते थे, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में केवल 14 मंदिर ही यहाँ पर शेष है। ठीक है, जिसमें मुख्य मंदिर विष्णु भगवान का है। यहाँ पर भी लोग, श्रद्धालु लोग वगैरह आते हैं, लेकिन यहाँ का जो मेन महत्व है वो ये है कि अगर कोई किसी कारणवश बद्री विशाल जाने में असमर्थ है, क्या है कि वहाँ पर 6 महीने के लिए कपाट बंद रहते हैं। यहाँ भी 1 महीने कपाट बंद रहते हैं पूष के महीने में। लेकिन अगर कोई श्रद्धालु उन 6 महीनों में यहाँ पर आता है जब बद्री विशाल बंद रहता है, तो यहाँ आके दर्शन कर ले तो समझे बद्री विशाल के दर्शन पूर्ण हो जाते हैं। क्योंकि कलयुग से पहले क्या था, भगवान बद्री विशाल का वास आदि बद्री के अंदर था। ठीक है ना, ये ऐसा कहा जाता है यहाँ के पूर्वजों के द्वारा। ये अत्यंत ही महत्व मतलब प्राचीन बद्री विशाल जो है विष्णु भगवान का मंदिर है। उत्तराखंड के अंदर इतने बड़े समूह में मंदिर मुश्किल ही मिलेगा कहीं विष्णु भगवान का। उत्तराखंड देवभूमि पर्यटक के हिसाब से भी और कहा जाए तो देवताओं का वास जो है वो उत्तराखंड देवभूमि में माना जाता है और तमाम जो देवी देवता है वो इस देवभूमि में विराजमान है। आज भी ऐसा मानना है और हम आपको लेके आए हैं चमोली जिले के आदि बद्री विशाल, जो यहाँ पर यानी कि बद्री विशाल जो साक्षात यहाँ पर मौजूद है। आपको ले जाने से पहले इनका मुख्य द्वार हम आपको दिखा देते हैं और उसके साथ साथ आपको ये भी अवगत करा देते हैं कि ये 16 मंदिरों के अवशेष जो है इस आदि बद्री मंदिर में जो है वो स्थापित थे, लेकिन हालांकि अब जो है 14 अवशेष जो है वो इस मंदिर में शेष बचे हैं। और हालांकि इसका पूरा जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है वो इसकी पूरी देखरेख करता है और ये कहा जाए कि बिल्कुल एंटिक जिसको कहा जा सकता है कि जो
प्राचीन काल में जिस तरीके की मूर्तियां होती थी, प्राचीन काल में जिस तरीके की कलाकृति होती थी, वो तमाम चीजों का जो अद्भुत नजारा है वो साक्षात यहाँ पर मौजूद है। और ये मौजूदगी ये बयां करती है कि जब पांडव यहाँ पर यानी कि स्वर्ग की प्राप्ति के लिए जब आए थे तो उन्होंने इस मंदिर की यहाँ पर स्थापना की थी। ये भगवान भोलेनाथ का यहाँ पर ये मंदिर आपने देखा है। और ये देखिए कि ये जो शिलाएं है, जिस तरीके की इनकी आकृति है और जिस तरीके के इन पे काम किया है, नक्काशी जो है वो बेहद यहाँ के लोग हैं, यहाँ पर जो दूर दूर से पर्यटक आते हैं वो इसको खासतौर से इसका अनुभव जो है यहाँ पर खासतौर से करते हैं। और आपको देखिए, आप दूर से अगर देखेंगे तो जो आकृति है, जिस तरीके से ये काली मंदिर है, बगल में आप अगर देखते हैं तो ये शिव मंदिर है, इसके साथ साथ और भी ऐसे मंदिर जो है यहाँ पर अलग अलग है, क्योंकि इस समय जो है 14 मंदिर जो है अलग अलग देवी देवताओं के यहाँ पर मौजूद है। अगर ये देखेंगे तो आप ये देखिए हनुमान मंदिर है, ये भी यहाँ का बिल्कुल अलग मंदिर को इसको कहा सकता है। शिलाएं जो है बिल्कुल अद्भुत है, अलग नजारा, बिल्कुल चारों तरफ जो घाटी है जिसको कहा जाए कि जो यहाँ की जो एनवायरमेंट है जिसको कहा जाए कि हालांकि यहाँ पर काफी बारिश और बर्फबारी का भी सिलसिला होता है, लेकिन फिलहाल देखेंगे तो मौसम जो है इस समय अभी भी बादल छाए हुए हैं, तो कभी भी बारिश वगैरह यहाँ पर लगातार हो जाती है। और बर्फबारी के समय में तो यहाँ पर बर्फ जो है वो यहाँ पर रहती है। और कई बड़ी दूर दूर से जो है श्रद्धालु यहाँ पर बड़ी संख्या में आते हैं, क्योंकि ऐसा भी माना जाता है कि जो लोगों की या स्थानीय लोगों की ऐसी मान्यता है, ऐसी सोच है या अंधविश्वास इसको भी कहा जा सकता है कि एक जहाँ बद्रीनाथ का जो टेम्पल है कहीं ना कहीं जो पहाड़ी है वहां से खिसक जाएगी और आने वाले समय में जो है वहां पर बद्रीनाथ के अगर दर्शन नहीं होंगे तो यहाँ पर बद्रीनाथ के दर्शन होंगे। और एक खास बात ये भी है कि कहीं ना कहीं जब यात्रा शुरू होती है बद्रीनाथ की, बड़ी संख्या में लोग आते हैं वहां पर, और तो उसके साथ साथ जो है जो वहां पर दर्शन नहीं कर पाता है किसी कारणवश, तो वो यहाँ पर दर्शन कर सकता है और उसको खुद इस बात की अनुभूति होगी कि यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं जो भगवान बद्री विशाल जो नारायण जो है वो यहाँ साक्षात जो है वो मौजूद है। आपको दिखाते हैं, हालांकि यहाँ पर अंदर की तस्वीरें लेना जो है वो सख्त मना है। और साक्षात भगवान विष्णु जो है वो यहाँ पर विराजमान है और बिल्कुल जो कहा जा सकता है कि नारायण के जो दर्शन है वो यहाँ पर आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। कोई ऐसी समस्या यहाँ पर नहीं आएगी और बहुत इजीली तरीके से आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं। और देखिए, मैं इसके साथ साथ थोड़ा सा ये भी दिखाऊंगा कि ये लक्ष्मी नारायण का मंदिर है। यहाँ पर साक्षात लक्ष्मी जो है वो पौराणिक काल से जिस तरीके से जो उनकी मूर्तियां हैं, जो एंटिक मूर्तियां हैं, वो यहाँ पर विस्थापित है। पुरातत्व विभाग जो है वो लगातार इस पूरे मंदिर की का जो है संरक्षण करता है, पूरा उसकी देखभाल करता है। सत्यनारायण भगवान का ये मंदिर है, ये भी देख सकते हैं आप कि ये जो मंदिर है वो बिल्कुल अलग तरीके से जो है वो यहाँ पर पूरा दर्शाता है कि एक अनुभव जो है यहाँ पर सुखद और शांति का जो है वो एक अनुभव जो है यहाँ पर होता है। और इसके साथ साथ जो कहीं ना कहीं एक जो अध्यात्म की बात है या फिर जो कहा जाए कि जो एक मोक्ष धाम जिसको कहा जाता है बद्रीनाथ का, वो ये धाम है। और इस धाम का जो कहा जाए कि पूरा, जैसे मैंने बताया कि बड़ी संख्या में हर बार यहाँ पर लोग आते हैं। हालांकि अभी चारधाम यात्रा शुरू नहीं हुई, बद्रीनाथ के कपाट भी जो है वो जो अप्रैल में 27 अप्रैल में खुलने जा रहे हैं। वहीं केदारनाथ के जो है कपाट जो है वो 26 अप्रैल में खुलने जा रहे हैं। इसके साथ साथ यमुनोत्री के कपाट जो है वो देवभूमि में 20 से 22 तारीख को, माफ कीजिएगा, कि वो खुलने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर आएंगे और बड़ी संख्या में लगातार श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। और इसका यहाँ का जो महत्व है, जो यहाँ की जो अनुभव है, वो हम लोगों ने यहाँ पर जो है अपने दर्शकों के लिए साझा किया है कि आप इसको देखिए और जरूर आइए यहाँ पर, कि जो आपको एक मन की जो शांति है, नारायण के जो साक्षात दर्शन है, माँ लक्ष्मी के जो साक्षात दर्शन है, वो उसका अनुभव आपको सुखद ये अनुभव जो है यहाँ पर जरूर आपको मिलेगा।
आदि बद्री मंदिर निर्माण को लेकर कई किंवदंतियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि इन मंदिरों का निर्माण स्वर्ग को जाते समय उत्तराखंड आए पांडवों के द्वारा किया गया एवं ये भी कहा जाता है कि इसका निर्माण 8वीं सदी में शंकराचार्य द्वारा किया गया, जबकि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षणानुसार आदि बद्री मंदिर का निर्माण 8वीं से 11वीं सदी के बीच कत्यूरी राजाओं द्वारा कराया गया था। श्री आदि बद्री धाम सप्त बद्रियों में से एक तथा प्रथम व प्राचीनतम है। आदि बद्री मंदिर में प्रतिवर्ष भगवान बद्री विशाल के कपाट हिंदू धामों की तरह भक्तों के लिए बंद और मकर संक्रांति को कपाट खोल दिए जाते हैं। कहा जाता है कि भगवान बद्रीनाथ के दर्शन से पहले भगवान आदि बद्री के दर्शन करना चाहिए। यहाँ भगवान विष्णु की पूजा होती है और भगवान विष्णु जल तत्व हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त भगवान आदि बद्री के मंदिर में रखी अष्टधातु से बनी मूर्ति के दर्शन कर तुलसी दल से निर्मित चरणामृत ग्रहण करता है, वो मनवांछित फल पाकर पापों से मुक्त हो जाता है। आदि बद्री मंदिर के बारे में ये माना जाता है कि भगवान विष्णु पहले 3 युगों सत्य, द्वापर और त्रेता युग में आदि बद्री मंदिर में बद्रीनाथ के रूप में रहते थे और कलयुग में वह वर्तमान बद्रीनाथ मंदिर में चले गए। एक और किंवदंती है कि भविष्य में जोशीमठ से बद्रीनाथ मंदिर का मार्ग तक पहाड़ के कारण बंद हो जाएगा, तब विष्णु की मूर्ति फिर से आदि बद्री मंदिर में स्थानांतरित कर दी जाएगी। ये भी माना जाता है कि भगवद गीता को भगवान विष्णु से प्रत्यक्ष पाठ लेने वाले ऋषि व्यास द्वारा रचित किया गया है। इस छोटी सी जगह 12.5 मीटर गुणा 25 मीटर में 16 मंदिर बने हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण आदि बद्री मंदिर है। मंदिरों में मूर्तियां आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित की गई थी और मंदिरों को गुप्त अवधि के दौरान बनाया गया था। आदि बद्री मंदिर पंचबद्री निर्माण का एक भाग है एवं पंचबद्री मंदिर यानी आदि बद्री, विशाल बद्री, योग ध्यान बद्री, बुद्ध बद्री और भविष्य बद्री बद्रीनाथ को समर्पित है।